हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग जीत की सोच में हूं हसन लियाकत और आज मैच के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैच से पहले हम बात करना चाहते हैं अपने शो के हवाले से और हसन रजा जी के हवाले से, जिनको लेकर इंडिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और लगता यह है कि इंडिया में कोई और काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है कि एबीएन न्यूज़ में एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है जीत की सोच। वहाँ पे बैठते हैं हसन रजा, जिन्होंने बात कही है कि जो बॉल है वो चेंज हो सकती है और बॉल को चेंज करने के लिए कल हमने इनसे सवाल किया कि क्या हसन भाई इंडिया की जब बारी आती है, जब इंडिया बारी लेने आता है तो लगता यह है कि बॉल डिफरेंट होता है और जब वो बॉलिंग करने आता है तो बॉल डिफरेंट होता है। उस पर हसन भाई ने कहा कि बॉल डिफरेंट हो सकता है और माइट बी पॉसिबल, क्योंकि बॉल के वेट के ऊपर सारी चीज़ें होती है। जब बॉल आपका कम वेट का होता है तो उसको सीम स्विंग ज़्यादा मिलता है, जब वो थोड़ा सा भारी होता है तो उसको उस तरह का सीम एंड स्विंग नहीं मिलता। और चैनल्स में ये बात चली सबसे पहले आकाश चोपड़ा जी, जो कि हसन भाई जितनी क्रिकेट खेले जितनी हसन भाई ने क्रिकेट खेली, बल्कि उनको ओडीआई नसीब नहीं हो सके। हसन भाई टेस्ट क्रिकेट भी खेले, ओडीआई भी खेले और तकरीबन 20 साल तक सर्किट में रहे, 37 सेंचुरीज लगा चुके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। उसके बाद एनडीटीवी, फिर जी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़, तमाम तर बड़े मीडिया चैनल्स में इवन ये भी कहा गया कि जो एंकर है वो ये कह रहा है कि कैप्टन को बॉल चेक करवानी चाहिए, क्योंकि टेप बॉल का ये रूल है। तो टेप बॉल में तो ये रूल है, अब क्या पता आईसीसी में ये रूल होगा या नहीं, क्योंकि आईसीसी में तो हमने देखा है कि जब कॉइन ऊपर फेंका जाता है तो उसको भी कप्तान नहीं देख सकता, उसको भी जाके मैच रेफरी देखते हैं। तो क्या ही बईद होगी कि वो जो डब्बा है वो इंडिया की दफ़ा डिफरेंट बॉलों का डब्बा आए और वो बॉल आके जब सामने रखते हैं तो उसी को इंडिया यूज़ करते हैं। और एशिया कप में जो लोग कहते हैं कि एशिया कप में 50 रन पे आउट हुई थी श्रीलंका की टीम, तो भाई एशिया कप भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने करवाया था और इसी वजह से वहाँ पे भी उनकी अथॉरिटी चलती थी। और आजकल जो आईसीसी है बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, बल्कि इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी आप कह सकते हैं। और इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द वन एंड ओनली हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गस। और उनके साथ हम मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब, जो कि लाल लाल पहन के आए हैं, लाल शूज़ लाल कोट। क्या बात है शाकिर साहब, ये मेरा ख्याल है जो कल से प्रोग्राम वायरल हुआ है, पूरा हिंदुस्तान लाल लाल हुआ है, तो मैंने कहा जरा आपके शो में लाल पहन के जाएंगे, उनकी रिप्रेजेंट कर दें पूरे हिंदुस्तान को आपके शो में। यार आपकी शो को लेके जो वहाँ पे खलबली मची हुई है और जो उसको लेके हसन रजा साहब आपने तो कोई ज़्यादा ही जो है लगता है जल्दी पे तेल डाला हुआ है बाम। बिल्कुल ये क्या हो गया? आकाश चोपड़ा जी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक नहीं कहा आपने, ये कोई कॉमेडी शो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उनको बताइए कि ये क्यों ठीक नहीं कहा, क्या कुछ उसमें हकीकत हो सकती है अगर इसको चेक किया जाए। देखिए, एक तो एक्सप्लेन कर रहा था मैं यही चीज़ें कि मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जैसे दुनिया में और लोग व्यूज़ देते हैं बहुत सारे, और उसमें यही होता है कि एक टाइम पे जब जयसूर्या खेले थे कि भाई बैट में स्टिकर लगा के बैट जो है चौड़ा किया हुआ है और लंबे छक्के लगा रहे हैं, बैन होना चाहिए, इतने एज का गेज का बैट नहीं होना चाहिए, इसमें बॉल का भी डिफरेंस हो जाता है। और मैं एशिया कप से नोट करता हुआ आ रहा था थ्रू आउट मैचेस में कि जब बॉल होता है उसको यूज़ करते हैं, आप बॉलर से जाके पूछते हैं, और जब मैंने वही बताया कि ऑन्स का एक फ़र्क होता है बॉल में, एक हैवी बॉल होता है जो कि बॉम्ब्स होता है और राइस होता है, जिसमें कंटिन्यू 3 स्लिपें लगी हुई हैं। और जब श्रीलंकन बैटर्स खेलने के लिए आए हैं तो बिल्कुल इनको बॉल सामने से गुम हो गया, पैडों पे लगा और स्लिप में गया है, तो यही मकसद है। और लाइटर बॉल जो होता है वो स्पिन होता है और ब्रेक भी होता है, उसमें शॉट भी लगते हैं ज़्यादा, स्पिन भी होता है। तो यही मेरा एक कहने का मकसद था और अपना ओपिनियन था मेरा। ये बीसीसीआई हो गया, आईसीसी हो गई, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उस पर वो चीज़ें देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ देखते हैं, मगर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ मैं और दुनिया में फॉलो भी किया गया है। फिर आकाश चोपड़ा हो गए या इंडियंस जर्नलिस्ट हो गए, बाहरी लोग हो गए, मैंने 14 साल में क्रिकेट खेली, वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा हुआ, उसके बाद दुनिया में एक हंगामा मच गया। दूसरी बात, फिर उसके बाद जब मैंने हंगामा किया, ये खेला, उसके बाद तो फिर आज सेकंड टाइम में मैं दुनिया में दोबारा मशहूर हो गया हूँ इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में। शुक्र है लोगों ने इंडिया में भी बहुत पसीदाई दी और मुझे वहाँ पर जाना शुरू हो गए। तीसरी चीज़ ये कि चैन कुली की मेन कुली मूवी आई थी इंडिया ने, वो भी मेरे नाम पर बना दी पूरी, कि 14 साल में जो है हसन रजा ने ब्रेक किया रिकॉर्ड, तो हम 13 साल में कोई बच्चा ऐसा लेके जाएंगे जो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं करियर में, ज़िंदगी में। और उसके बाद फिर 30 साल मैंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली और मेरा क्रिकेट में अपना ओपिनियन भी है। मैंने डोमेस्टिक खेली, 14,000 रन है मेरी टेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में, 37 सेंचुरी है मेरी आकाश भाई। और आप भी मेरे साथ खेलते रहे, कैफ भी खेलते रहे, दुनिया के जितने खिलाड़ी हैं उनके अगेंस्ट भी मैं खेलता रहूँ। तो मेरा एक अपना ओपिनियन था कि आप देखें कि अब स्पिन जो बॉल लाइटर होता है, लाइटर में आप देख लें कि अपने बॉलर्स कुलदीप देख लें और उसके बाद अश्विन को देख लें, जितने भी बॉलर्स हैं, बहुत ग्रिप हो रहा होता है बॉल। और मैंने नोट किया है एज ए पर्सनली मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि थ्रू आउट हम बैठे हुए ट्रांसमिशन में तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने जो तजुर्बे हैं उसकी वजह से। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है तो उसमें देखें कि आप बहुत ज़्यादा टर्न होता है, क्योंकि लाइट बॉल भी होता है समटाइम और वो ब्रेक होता है, स्पिन होता है। हैवी बॉल जो होता है वो राइज होता है, जो कि शामी ने बॉल किया है, वो देख रहा था मैं कि 18 रन देके 5 आउट किए, उसके बाद फिर उन्होंने 4 आउट की, फिर सिराज बॉलिंग कर रहे हैं। यानी कि हम एक ज़माने में इंडिया में भी खेलते थे, वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं प्रसाद बॉलर हैं, उनको भी खेला है मैंने, फेस किया। अनिल कुंबले भी थे, उनको भी हमने फेस किया अपने क्रिकेट में। श्रीनाथ हैं, उनको भी फेस किया।
बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं इंडियन को फेस किया, जो मगर इनसे बेहतर थे, आप क्या कहते हैं? वो उनसे फॉर बेटर थे, बहुत ज़्यादा बेटर थे, मगर रेड बॉल भी था वो, और बॉल का भी डिफरेंस होता है, तो वही डिफरेंट क्रिएट करने के लिए वाइट और रेड बॉल में ये देखा है कि ऑन्स का फर्क होता है। उसके ओपिनियन पे मैंने कहा है कि इस बॉल को भी मेंशन अच्छा करना असल में चाहिए। क्या अभी जितनी आप पे तनकीद हो रही है पूरी इंडिया में, क्या आप अपनी बात पे कायम हैं और अभी भी चाहते हैं कि आईसीसी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे और ये गेंद का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब गेंद डिफरेंट यूज हुआ होगा तभी ये हुआ? यार देखिए, अब ये तो आईसीसी करेगी ना, बीसीसीआई करेगी, मगर बॉल में ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए इसमें। और जब हम बॉलर, जब कोई 2-4 इस मैच में, पहले हमारे ज़माने में मैंने पहले भी बताया कि 2 बॉल यूज होती थी और डैमेज हो जाता, फिर चेंज करके मंगा लेते थे बॉल उसी ओवर में, जितने 25 ओवर होते हैं या 22 ओवर होते हैं। मगर उसके बाद क्या हुआ कि अब 50 ओवर का गेम में दोनों तरफ से नए बॉल लगे हुए हैं, 4 बॉलें हर मैच में यूज़ होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो बॉल्स जो यूज़ होते हैं वो जो फास्ट बॉलर होते हैं उनसे पिक किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले कैप्टन का नहीं पिक किया जाए, पहले कैप्टन कर लें, हमारी बॉलिंग में ये बॉल यूज़ होगा और हमारी बैटिंग में ये बॉल यूज़ होगा, तो उससे शायद फर्क हो सकता है। और फिर गेज होता है एक बॉल का, उसमें भी वो गेज में देखते हैं बॉल को कि बॉल की सीम पोजीशन क्या है, मतलब आप ये कहते हैं कि और ICC लाइट अब, बॉल है या हैवी बॉल है। मैच स्टार्ट होने से पहले वेट करवाए बॉल्स का, वेट होना चाहिए बॉल का। और अभी आप देखें, एक चीज़ भी मैंने नोट करी कि जब भी आप मैच देख रहे होंगे उसमें आप देखेंगे किसी अंपायर ने कोई बॉल जो है अपने पास नहीं लिया है। क्या वो डैमेज हो गया है, क्या वो ड्राई हो गया है, क्या उस पर कोई डैमेज हुआ है जब बॉल बाहर रखी गई? किसी अंपायर ने भी थ्रू आउट, अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप में, तो कोई मेंशन नहीं किया बॉल को देख के कि शायद बॉल को रफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बॉल के डैमेज होकर लग के आया है, उसको ठीक कर रहे हैं हम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मुझे अपने ओपिनियन पे एक चीज़ नजर आई। और थैंक यू वेरी मच, किसी को कोई बुरी बात लगी हो, मगर मैंने अपना ओपिनियन दिया क्रिकेट का। और क्रिकेट में ये जस्टर होता है कि अपना अपना ओपिनियन दुनिया में सारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। तो मैंने भी 14,000 रन फर्स्ट क्लास में किए, मैंने हर लेवल की क्रिकेट खेली हुई है, और 3 मैंने वैसे वर्ल्ड भी कप खेले जिस तरह दुनिया लेवल आकाश पे चोपड़ा पाकिस्तान जी के हैं, लिए। विक्रांत गुप्ता जी, वो अपनी ओपिनियन देते हैं, जजमेंट नहीं होता। आपका भी ये जजमेंट नहीं है, ये ओपिनियन है। ये मेरा अपना अगर इसके opinion ऊपर इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर ये जजमेंट भी बन सकता है। जजमेंट बन सकता है और उस पर बिल्कुल देखना चाहिए। फिर उसके बाद ड्यू की बॉल होती है, ग्रेस की बॉल होती है, कोकोपुरा की बॉल होती है। मैंने उसी हिसाब से बोला कि मैं ये तीनों बॉलर फॉर्मेट में खेल चुका हूँ। मैं साउथ अफ्रीका में गया, मैंने मिसाल दी मकैन टिनी, वो भी ऐसी बॉलें करते थे अपनी कंडीशंस में, मगर रेड बॉल से करते थे। उस टाइम उनका पेस था, स्विंग था, मगर एक ही रिदम से नहीं करते थे, बॉल में फर्क भी होता है थोड़ा बहुत। तो मेरे ख्याल में ये फर्क मुझे नजर आया और फिर मैंने वो ओपिनियन दे दिया। ठीक हो गया। गलत काम होता है, कोई फ्रॉड हुआ या मिस कंडक्ट हुआ है, उसको इसी तरह उस पर पहले इबाम आता है, यार ये क्या हो रहा है, फिर उसको चेक किया जाता है, तो फिर पता लगता है। पहले तो आपने बात कर दी, इट्स ओके, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स आया है और जो एक खलबली मची और जो तकलीफ हुई है इंडिया पूरे को, मुझे लगता है अब तो लाजिम हो गया ICC पे कि इस पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था। कि मिलियन ऑफ लोगों ने उस पर कॉमेंट किए, उस पर रिएक्शन दिया, तो अब ये मेरा ख्याल है कि पहले अगर नहीं भी था तो अब इस पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसको बिल्कुल इसको जांचना चाहिए बॉल को कि वाकई कोई ऐसी बात है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी बॉलर जब एक्सेप्शनल बॉलिंग करना शुरू कर दे, शाकिर ये पॉइंट पता है क्यों रेज हुआ? ये पॉइंट क्यों रेज हुआ, हम आपकी भी ओपिनियन चाहते हैं। जब मैट हेनरी, वुड जैसे बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स नए गेंद के साथ विकेट नहीं ले रहे, रबादा जैसे बॉलर उन्हीं पिचेस पे जसप्रीत बुमराह हो गए, शामी हो गए, वो ऐसे विकेट्स ले रहे हैं कि वकार वसीम नजर आ रहा है उनमें। यार पाकिस्तान की बॉलिंग में अगर आप देख लें, लास्ट बॉलिंग में पूरे वर्ल्ड कप में सबसे तेज तरीन बॉलिंग नजर आई है मुझे, जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट थी बॉल। रिवर्स भी हुआ था, वो पैड पे भी लगा था, DRS हुआ है, मगर वो थोड़ा सा जो है वो क्लिक नहीं हो पाया। मगर जितनी पेस बॉलिंग थी वो टेल खेल रहे थे, स्टेबल हो रही थी बॉल, विकेट पे भी आ रही थी, सीम स्विंग भी हो रहा था। मगर जो बॉल शामी कर रहे हैं, जो बॉल सराज कर रहे हैं, 3 स्लिपें लगी हैं और कैचेस यहाँ पर कैरी हो रहे हैं, जींस की बॉल कोई भी मिरेकल नजर आएगा, कोई भी मिरेकल नजर आएगा, कोई भी अजूबा होगा। 10वां प्लेयर हाईलाइट करेंगे। श्रीलंका का 10वां प्लेयर जो है उसने हाईएस्ट रन्स किए हैं बैटिंग में जाके, और उसने 14 रन बनाए। जी शाकिर, आपको पॉइंट मैं कह रहा हूं कि कोई भी ये आपको फिशी लगा? मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े बॉलर्स के नाम लिए जो इस वक्त वर्ल्ड कप में मौजूद हैं, वो रन्स खा रहे हैं 70-80, और इंडिया के बॉलर्स की बात की जाए तो वो वहां पे वकार वसीम, डेनिस लिली और एनएल डोनर बने हुए हैं। बिल्कुल, मैं ये या जो शामी है या सिराज है या बुमराह को अच्छे बॉलर नहीं है, जी हाँ, लेकिन उसी इवेंट में, उन्हीं ग्राउंड्स पे, उन्हीं हालात में उनसे अच्छे बॉलर वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे। इनको थोड़ा सा मैच ये भी देते कि चलो वो उन कंडीशन से ज़्यादा जो है वो खेले हुए हैं, ज़्यादा उन विकेट्स को जानते हैं, लेकिन ये जो एक जादूगरी है फास्ट बॉलर के अंदर, जो ऑल ऑफ सडन एकदम से आपको नजर आना शुरू हो जाती है। और श्रीलंकन टीम को इतनी माड़ी टीम नहीं है, उनके एशियन कंडीशन पे श्रीलंकन बैटर आर वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट उन्होंने चेस करने की कोशिश की है जी, श्रीलंकन बैटर इतना टेक्स्ट बुक बैटर आते हैं। आप
अब हिस्ट्री देख लें, अरविंदा डिसल्वा से ऑनवर्ड हमने देखा, रानटुंगा, फिर संगाकारा, फिर जयवर्धने, और इस टीम में भी श्रीलंकन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से इतने सॉलिड और इतने टेक्निकली साउंड बैटर आते हैं। वो कल उनको ना बॉल एक पैड पे आ रही है, दूसरी स्लिप पे जा रही है, तो कोई ऐसी चीज जब आप आउट ऑफ द नो वेयर कुछ चीज आपको अजीब सी लगती है, तो उस पर हसन भाई ने एक पॉइंट रेज किया, और मेरा ख्याल है ऑब्जर्वर का यही काम है कि उसे कोई ऐसी चीज फिशी लगे तो उसको रेज करे। लेकिन जो उसका वो मुझे इतना नहीं, मैंने कहा शायद बात कर दी, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया, मतलब एक दिन से भी कम वक्त पर जो रिस्पांस आया है, जो आग लगी हुई है, जो लाल लाल हुआ हुआ है पूरा हिंदुस्तान, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ उनको जो है हिट किया है। और कुछ उसमें कोई कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है तभी कुछ इतनी जो है ना कहीं कहीं धुआं उठता है, तो इसका मतलब आग के नीचे लगी हुई है, तो इस पे जरूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आईसीसीआई ने तो गुड जेस्टर, यार अब तो हम एक इंटरनेशनल इशू बन गया, आप गुड जेस्टर आए आकर इसको जो है वो लोगों के जो जहन में एक इबाम आ गया, एक डाउट आ गया, उसको क्लियर करना आईसीसी का काम है, और मेरा ख्याल है ये होना चाहिए। चले कभी भूला कभी याद किया, याद तो कर लिया, इंडिया ने याद कर लिया, दुनिया ने याद कर लिया कि 14 साल का बच्चा जो है अभी भी जिंदा है, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। असल में एक और मसले के ऊपर बात करते हैं अब आपसे। इरफान पठान को आप जानते हैं, आपने शायद उनके साथ क्रिकेट भी खेली हो। इरफान पठान जब पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं तो उनका कमेंट्स बॉक्स जो है बिल्कुल इजी होता है, पूरा इंडिया आके पाकिस्तान को लान तान करता है, जिस तरह इंडियन सोशल मीडिया करता है। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी ट्वीट की गजा के बारे में, फलस्तीन के बच्चों के बारे में, लेकिन जब उसके ऊपर रिएक्शन आया तो कमेंट्स बंद थे, और पूरे इंडिया में इस वक्त इरफान पठान एक विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये देखें, डिबेट बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह देख रहे हैं कि जो हादसा हुए हैं वहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है वहाँ पर, और उसमें एज ए ह्यूमन जो है वो राइट्स हर इंसान को है दुनिया में, और जहाँ इंसान को तकलीफ होती है तो वहाँ पर सबके राइट्स होते हैं कि उसकी खिदमत भी करें और उस पर अपोलोजाइज भी करें कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो वही चीज़ हो रही है। टेनिस के एक स्टार हैं लेडी, उन्होंने भी जो है अपनी जो विनिंग कॉम्बिनेशन जो बना था टेनिस का, उन्होंने जो डेडिकेट किया है कि जो जितना अपना जो फीस की रेवेन्यू होगी वो सारी जो है मैं वहाँ पर फंड रेजिंग में दूंगी गजा में जो हो रहा है। तो अच्छी बात है, एज ए ह्यूमैनिटी पे अगर देखें आप तो उन्होंने अच्छा जस्टर दिया है, मगर लोगों का फीडबैक तो फिर नेगेटिव आता ही है, तो वो अगर आ गया, मगर उनकी अपनी लॉयल्टी थी, उन्होंने ये चीज़ की है तो बेहतर की है और अच्छी चीज़ है। एज ए ह्यूमन बीइंग इंसान को ये चीज़ें करनी चाहिए। फुटबॉलर्स, हॉकी, क्रिकेट, दुनिया में जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं और बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं, तो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है माइंड में, जहन में, ज़िंदगी में, कि जब वो उड़ान चढ़ते हैं ज़िंदगी में तो वो नीचे लेवल से जाके ऊपर जाते हैं, और वहाँ पर जाके फिर वो उनके एक चीज़ में ऐसी जाती है कि हम भी शायद इसी जगह से गुजरते हुए आए मुश्किलात से, तो ये अच्छा जस्टर है उनके लिए, दुनिया के लिए। शाकिर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं इंडिया वाले, उसके बाद डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिलीजन बहुत ज़्यादा हैं, फिर कौमें बहुत ज़्यादा आबाद हैं, बहुत डिफरेंट नेशंस वहाँ पे आबाद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हौसला नहीं है इंडियंस में। जब इरफान पठान ट्रोल करते हैं, इंडियन उनको ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब शामी विकेट्स लेते हैं, इंडियन उनको ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी शामी ने इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ जब परफॉर्मेंस गलत दी थी तो पूरा इंडिया उसके खिलाफ हो गया था। तो ये फिर क्या मतलब दो चेहरे हैं सामने सामने इंडिया के। देखें, ये बरल हैरान कुन भी है, इंडिया में एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बिकता है। हमने हमेशा से देखा, ओवरऑल इंडियन जो कौम है जिनसे हम मिलते हैं वो ऐसे नेगेटिव हमने उनको नहीं पाया, लेकिन जब इस तरह को सेंटिमेंट प्रोडक्ट किया जाता है तो वो बिकता है। और मेरा ख्याल है कि देखें, गज़ा या फ़लस्तीन का इशू ना तो पॉलिटिकल है ना रिलीजियस है, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक इंसानी अलमिया है। इसको आपको मज़हब, आपको मुल्क, आपको ज़ुबान, हर तरह से बालातर हो कर इंसान उसके जो एक वहाँ एक नाते फ़लस्तीनियों पर एक मुश्किल है, उस पर निकलना चाहिए। और मुझे बड़ा ताज्जुब भी और दुख भी है कि जब इरफान पठान ओवरऑल एक क्रिकेटिंग हवाले से कहीं अगर तनकीद करते हैं पाकिस्तान पर, कहीं वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीत पर डांस करते हैं तो उनके बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन जो ही वो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू को एज अ मुस्लिम भी और एज इंसान भी, यार ज़ाहिर हर उस दर्द दिल रखने वाले इंसान का, चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, उसका फ़लस्तीन के हवाले से उसकी जो सोच है तकरीबन वो मज़ाहिब से ऊपर की सोच है, लेकिन उन्हें मजबूरन अपना कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉपर एक डिज़ाइन ट्रोलिंग है ना, पूरी कंपनीज हैं, पूरा एक सेगमेंट है जो उनका एक नज़रिया, हिंदुत्व का नज़रिया, उसको वो प्रोडक्ट करते हैं, उसको बेचते हैं, और वो एक नेचुरल अलाइंस है इंडियन उस नज़रिए का फ़लस्तीनी फस्तानियत के साथ। यानी फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इसराइली एक एग्रेशन है, उसको ये इंडिया का जो हिंदुत्व नज़रिया है, नॉट एवरी इंडियन, लेकिन वो जो एक उनकी आइडियोलॉजी, जिस तरह हमारी एक आइडियोलॉजी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो फ़लस्तीन के मुकाबले में इसराइल को सपोर्ट करे, जिस तरह हम एज अ पाकिस्तानी इसराइल के मुकाबले में फ़लस्तीन के
ऑल सीजन सपोर्टर हैं, तो वो एक वो रिप्रेजेंटेशन जब वहाँ नीचे आई तो उन्हें बंद करना पड़ा, क्या पता कितनी गाली और क्या थ्रेट और क्या कुछ पड़ा। लेकिन मेरे लिए ये जो फेस है इंडिया का, ये कुछ ठीक नहीं है। इंडिया एक प्रोग्रेसिव नेशन है, बड़ा तरक्की भी कर रहा है, लेकिन उनकी यहाँ से भी तरक्की ज़रूरी है, यहाँ से भी तरक्की ज़रूरी है। दिल को भी बड़ा करें, प्रोग्रेसिव हूँ, और मैं कहता हूँ न सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया को फ़लस्तीन के मामले पर खुलकर जो है जो इसराइली मज़ालिम उनकी मज़म्मत करनी चाहिए। और यहाँ में याद आ गया कि जिस तरह हसन भाई ने कहा कि एक टेनिस स्टार ने जो अपनी आमदन सारी उस इवेंट की वो फ़लस्तीनी गज़ा के बच्चों के लिए दिया, तो जावेद अफरीदी हैं जो ज़ल्मी फाउंडेशन के हेड हैं, उन्होंने भी फ्लावर ज़ल्मी वाले उन्होंने भी जो उनकी जो बिज़नेस है उसका 10% आमदनी वो उन्हें डोनेट कर दी है। और ये भी बड़ी उनका एक, उनको भी हमें सराहना चाहिए, और बाकी लोगों को भी एज आ मुसलमान तो हमारा फ़र्ज़ बनता ही है, लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया से लोगों को आकर फ़लस्तीन लोगों की इस मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। जी हसन भाई, आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो हम चलेंगे मैच समरी की जानिब, लेकिन आप क्या कहते हैं ये जो ट्वीट्स का सिलसिला है, और जब ये पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं तो इरफान पठान की बल्ले बल्ले होती है, लेकिन जब गज़ा के हक़ में हो या पाकिस्तान के हक़ में हो तो फिर उनका इंडिया में रहना महाल हो जाता है। यार एक्ट है, हर इंसान का अपना एक्ट होता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं सारे लोग, अपना ओपिनियन देते हैं और ओवरऑल सब मिलजुल के फिर ओपिनियन बनते हैं। माइनॉरिटी का फिर मैंने बताया माइनॉरिटी उनकी, और जहाँ जिस तरह शामी का अगर देख लें तो कल वो सजदा करने जा रहे थे, जब आउट हो रहे थे बीच में तो एकदम से रुक गए वहाँ पर आके। तो इंडिया में यही है सारी चीज़ें, तो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान इंडिया की तो चलती रहती हैं, क्रिकेट में भी चल रही हैं, पॉलिटिक्स में भी आ गई। क्रिकेट में इतनी नहीं होती थी, आपस में देखें शेक हैंड करते हैं। जसप्रीत बुमराह ने कोई गिफ्ट दिया था एशिया कप में शाहीन अफरीदी को, और एक्सेप्ट किया उन्होंने वहाँ पर। उसके बाद फिर बाबर आजम जो है वो भी विराट कोहली से मिलने के लिए गए। फिर हमारे दौर में गौतम गंभीर हो गए, इरफान पठान का नाम लिया, धोनी ये साथ भी खेले में ए टीम्स में जब वो खेल के आए थे, धोनी फर्स्ट टाइम नैरोबी में ए टीम के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, वहाँ से वो कम बैक करके आए थे इंडियन टीम में। बहुत सारे प्लेयर्स है, कैफ भी खेल रहे हैं, सारे लोग होते हैं आपस में खेलते हैं, मगर फिर भी एक जेस्चर ऐसा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर मैंने बताया होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग में। जिस तरह से हालात गज़ा में चल रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, ये तो जितनी फंड रेजिंग हो सकती है लोग करें और स्टॉप इन चीज़ों को करें दुनिया में जिस तरह हो रही है। एज ए स्पोर्ट्समैन ह्यूमैनिटी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, दुनिया में रहने के लिए, इंसान के लिए। ठीक हो गया जी ख़वातीन हज़रात, ये कंट्रोवर्सीज भी थी जो कि इंडिया में हमारे बारे में बनी थी, उनको भी एड्रेस करना था, फिर इरफान पठान के हवाले से भी बात करनी थी। यहाँ पर मैच समरी देखते हैं, आज के मैच के ऊपर बात करेंगे। अफगानिस्तान जो है आज का मैच जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ के लिए बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हो चुका है। नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, नीदरलैंड एक लम्हे बहुत ही खूबसूरत खेल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा आज पैथेटिक क्रिकेट देखने को मिली नीदरलैंड की जानिब से। रनआउट्स भी हुए 179 for 10 इन 46.3 ओवर्स, और इस वक्त देखिए कि 58 रन बनाए हैं, और उसके बाद 42 रन, 29 रन, 11 रन। और व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलिंग ऑफ अफगानिस्तान, मोहम्मद नबी 28 for 3, नूर अहमद 31 for 2, मुजीबुर रहमान 40 for 1 एंड राशिद खान 31 for 0। और स्पिन बॉलिंग आज फिर चलते हुए नजर आई अफगानिस्तान की जानिब से। अशमतुल्लाह शहीदी, उन्होंने 56 रन बनाए, और ये तीसरा मैच है कि वो फिनिश करके बाकायदा बाहर आते हैं। अजमतुल्लाह दूसरे नंबर पे रहे जो कि 31 के साथ तीसरे नंबर पे रहे, लेकिन नॉट आउट रहे। 52 रन बनाए रहमत शाह ने। गुरबाज नहीं चल रहे, लेकिन गुरबाज ना भी चलें तो अफगानिस्तान रन कर रहा है, और अफगानिस्तान 1 बॉय 7 विकेट्स। हसन भाई, एक कमाल मैच अफगानिस्तान की जानिब से आज भी खेला गया और डोमिनेट किया। अफगानिस्तान अब डोमिनेट करना स्टार्ट हो चुकी है अपोजिशन को। जी हाँ, 7 विकेट से जीते हैं, और कल भी शायद आपने पूछा था तो मैंने बताया था कि अफगानिस्तान विन करेगी मैच। बिल्कुल ऐसी टीम है नीदरलैंड, नो डाउट फाइट कर रही थी, मगर फिर भी बैटिंग में आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है उस टाइम पे जहाँ पर जो है एक बैट्समैन सेट हुआ 30-40 की, फिर वो मैच को कैरी ऑन करके चले। तो हशमतुल्लाह और रहमतुल्लाह जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, तो स्टीव और मार्को का नाम याद आ गया, दोनों बैट्समैन का। अक्सर वो क्रीज पे खेलते थे और मैच को लेकर चलते थे। तो ये भी हशमतुल्लाह और रहमतुल्लाह जो खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, तो उन्होंने 50s की हैं, और उसके बाद जो मैच चल रहा है थ्रू आउट उन्होंने जो है अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। मगर टीम का कॉम्बिनेशन देखें बड़ा अच्छा बना हुआ है, जब से इंग्लैंड को धोना रहा है उसके बाद से कॉन्फिडेंट लेवल बड़ा अच्छा हो गया है इनका। वर्ल्ड क्लास टीम है, और जो भी कोई टीम एसोसिएटेड की आती है वो वर्ल्ड क्लास टीम को हराएगी, तो उसका एक टीम में जेल होना, उसका टीम का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। इन्होंने वर्ल्ड कप में 15 मैच खेले थे, एक जीता था, मेरे ख्याल 7 मैचेस में से 4 जीत चुके हैं, और आज उनके 8 पॉइंट्स हो चुके हैं। शाकिर की फेवरेट टीम है, शाकिर से बात करेंगे, लेकिन खवातीन हज़रात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। जीत की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और स्टेट अवे में जाऊंगा शाकिर अब्बासी के पास। शाकिर अब्बासी, आपकी टीम अफगानिस्तान बहुत ही चैंपियन टीम बन चुकी है, और अब ये लग रहा है कि वो अगर एक अपसेट और कर गई तो फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चांसेस खत्म हो जाएंगे। देखिए, जिस तरह से बाउंस बैक किया है अपने क्रिकेटिंग कैरियर में, अब मैं 2019 में इंग्लैंड में था और 9 के 9 मैचेस ये हार गई टीम। और मैंने राशिद खान का इंटरव्यू किया तो उसने कहा, यार हम तो हमारा एक इनिशियल प्रोसेस, हम वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, ये भी हमारे लिए गेन ही है। लेकिन इन 4 सालों के बाद जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसने 3 वर्ल्ड चैंपियन टीमों को हराया। पाकिस्तान को कभी नहीं हराया था,
उनको हराया। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को कभी नहीं हराया, श्रीलंका 96 वर्ल्ड चैंपियन उसको हराया। मतलब उस टीम के अंदर कोई ऐसा डिसिप्लिन नज़र आ रहा है और ऐसी यूनिट देखें। अगर उनके बैक होम उनके इश्यूज़ देखें, उनके लोग किस हालत में है, मुल्क के मामलात क्या हैं, उनकी फैमिलीज क्या होता है, किस प्रॉब्लम में, उस सारी चीज़ को एक तरफ रखें, उनकी परफॉर्मेंस, मैं समझता हूँ उनके अंदर एक भूख थी जीत की, वो नज़र आ रही है, वो यूनिटी नज़र आ रही है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब कोई कि अफगानिस्तान हार गया तो क्या हो गया, लेकिन जब अफगानिस्तान जीत गया तो बल्ले बल्ले होगी। और अफगानिस्तान ने उस माइंड सेट के साथ, वो जो उनके अंदर T20 वाला माइंड सेट था, उसको उन्होंने अपने अंदर एक स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी और लंबा खेलने की एक और एकदम से ये माइंडसेट आया, एकदम से। मेरा ख्याल है उनको जो एशिया कप मिला है ना, एशिया कप में उन्होंने अपने आप को एक माइंडसेट दिया कि यार अब T20 नहीं, हम वनडे खेलने जा रहे हैं। और वहाँ से उन्होंने जो एक मोमेंटम पकड़ा है, वो अपने एक कम्बिनेशन बना लिया और उसके साथ वो आए। और जिस तरह आप देखें ना, अजमतुल्लाह और दूसरे क्या नाम है, हशमतुल्लाह शहीदी, वो जो मिड में आकर अपनी जिम्मेदारी करते हैं। और कोई बंदा किसी एक मैच में भी उन्होंने ये नहीं किया कि हम रैश खेल के आउट हो जाएं, हम जल्दी फिनिश करके जाएं। ये जो सोच, ये अप्रोच थी, इसकी कमी थी। बाकी टैलेंट वाइज, फिटनेस वाइज व्हेन देयर इज 350 ऑन द बोर्ड, तब वो स्ट्रगल शायद कर सकते हैं। ये भी अब देखना पड़ेगा। उस तरह का उनका भी चैलेंज नहीं है, लेकिन जिस तरह की टीमों को उन्होंने हराया और पहली बार आया, तो मेरा ख्याल है अगर कोई उनको बड़ा टारगेट, देखें 350 था ना, पाकिस्तान ऑलमोस्ट चेस करने पहुंच गए थे श्रीलंका में। तो ये एक उन्होंने जो है वो एक ऐसा एक प्रोग्रेस है, मैं उसको कहूँगा बहुत बड़ी प्रोग्रेस है उनकी। और ये एक अच्छा इजाफा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस तरह की एक तगड़ी टीम का उभर कर आना। हमने देखा बड़े अरसे तक जिम्बाब्वे खेलता रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं दे सका, केनिया कोई इम्पैक्ट नहीं देखा, UAE आया चला गया, इस तरह की टीमें आती गई चलेगी। लेकिन अफगानिस्तान ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान की क्रिकेट के अंदर मैच्योरिटी नजर आ रही है। एक चीज़ है शाकिर भाई, इसमें अब आगे जो है फ्यूचर में अफगानिस्तान की टीम भी जो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आगे बहुत क्रिकेट आ रही है, तो उसमें सारे फहरिस्त में नजर आएगी 8 टीमों में। सर हर टीम डरती, जितना improvement T20 कर रही है तो हर अफगानिस्तान टीम इससे डरती थी। वनडे में इसको लोग कहते थे एग्रेशन है, इनको जरा सा पंप करेंगे, इनको आइडिया हो गया है, लेकिन अब इनके कि अंदर 50 ओवर्स गेम में 50 ओवर्स गेम में किस तरह से खेलना है, इनको आइडिया हो गया है सर। इनके अंदर ठहराव आ गया और इसी चीज की कमी थी, और वो आया और उन्होंने परफॉर्म करना, रिजल्ट देना शुरू कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। अजय जडेजा ने जब से ज्वाइन किया है, तब से इनकी बिल्कुल स्ट्रेटजी डिफरेंट नजर आ रही है और वो खुद भी एक बड़ा बेहतरीन दिमाग है। यूनुस को चौके लगाए थे बेंगलोर में, आई थिंक बेंगलोर में चौके लगाए थे। उनके आने के बाद अफगानिस्तान एक डिफरेंट टीम नजर आ रही है हसन भाई। हाँ, उन्होंने वकार उसको चौके लगाए थे। शुएब अख्तर जो है बॉम्सरे मारते थे उनको, उस टाइम पे मक्खियों पे मारते थे, गंगोली भाई को भी और उनको भी। तो अच्छी चीज़ है और एक बड़े प्लेयर रह चुके हैं अपने दौर के, मेंटोर हैं। जब कोई भी प्लेयर मेंटोर होता है और वो खेला हुआ होता है ऐसे लेवल पे, तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है दूसरे क्रिकेटरों से। और यही वो क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के, जहाँ पर बहुत सारे कोचेज आए, पाकिस्तानी कोचेज भी रहे, अब फॉरेन कोचेज अभी आ गए, पुराने पाकिस्तानी कोचेज भी रहे। बड़ी समझाने की कोशिश करी है अफगानिस्तान के प्लेयर्स को, मगर वो इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए लॉन्गर क्रिकेट फॉर्मेट में। T20 में तो चल गए थे वो पाकिस्तानी, मगर जो समझा सकते तो अफगानियों को क्या समझाएंगे? अपनी टीम को नहीं समझा सकते तो अफगानियों को कैसे समझाएंगे? जो कैप्टन की तब्दीली, इससे भी फर्क पड़ा। ये कोई मैच्योर और ठहराव वाला कैप्टन? हाँ, ठहराव वाला कैप्टन है ये अपना रहमतुल्लाह, नहीं शहीदी। हाँ, शहीदी जो है ये अच्छा कैप्टन है, बैटिंग भी कर रहे हैं साथ में, मैच को लेके चलते हैं और फिनिश भी करते हैं। हाँ, जब क्रीज पे खड़े हो जाते हैं, देखिए यहाँ पहले नबी थे, फिर असगर आए, इससे पहले और भी कैप्टन थे, मगर ये जो है मैच को लेके चलते हैं और इनिंग भी अच्छी खेलते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से अगर आपने इंग्लैंड को हराया है तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो गया, फिर इनको पता लग रहा है एग्जीक्यूट किस तरह करना है और टीम में कॉम्बिनेशन किस तरह बनाना है। नूर के जो स्पिन का जो डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा अच्छा आ गया इनके पास, कि वो जो है बीच में ब्रेक थ्रू भी देते हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं, फिर फील्डिंग में जेल हुए में वो गुरबाज जैसे सीनियर प्लेयर भी हैं साथ में। तो ओवरऑल देखिए तो एक टॉप स्टेटस इनको मिलने वाला आगे 50 ओवर्स गेम में। अच्छा शाकिर, एक सवाल आप दोनों से करूंगा, पहले आप इसका जवाब दीजिएगा। आगे उनका मैच है साउथ अफ्रीका के साथ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्या अफगानिस्तान अब भी जितने अपसेट करके आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका उसके खिलाफ तो बड़े गेम प्लान के साथ आएंगे और अब उनके लिए जीतना उसी तरह आसान होगा जिस तरह वो इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका से जीते हैं? मेरा ख्याल है जो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 का जो एक मैकेनिज्म बनना है, देखिए नूर आया, उसने 3 आउट किए, अगले मैच में नूर की जरूरत नहीं थी, उन्होंने उसको जबरदस्ती नहीं खिलाया, यार ये पिछले मैच का परफॉर्मर है, उन्होंने जरूरत के मुताबिक नया एक कम्बिनेशन बनाया, आज फिर नूर को ले आए। तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को ये स्पिन अगर उनको मिल गए वो टर्निंग ट्रैक इस तरह की जिस तरह पहले विकेट में मिली है, तो मेरा ख्याल है एक फास्ट बॉलर और बाकी स्पिन नूर के साथ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जिस रिदम में ये है कोई वन साइडेड, या जिस तरह हमेशा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान या अफ्रीका या अफगानिस्तान के मैचेस वन साइडेड होते रहे, लेकिन जो इस वक्त मोमेंटम पकड़ा हुआ है बैक टू बैक विक्ट्रीज और बड़ी विक्ट्रीज के बाद अफगानिस्तान इज टफ टीम और चैलेंज करेगी। हम ये तो नहीं कह सकते जीत जाएगी अभी से, लेकिन उनको चैलेंज करेगी और जीतने की सलाहियत भी रखती है। तो आपका पत्ता गोल हो जाएगा ना। चैलेंज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरह की अफगानिस्तान की टीम प्रोग्रेस करके आ रही है, वो अपनी दुआओं पे
उसके हारने इसकी जीतने से आगे नहीं जाएगी, और वो जीती तो आगे गई तो अपने जोर पे जाएगी। और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है, अगर वो आगे जाते तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक, हसन भैया क्या समझते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस रहेगी टीम अफगानिस्तान की? देखें, अफगानिस्तान ज़ाहिर बात है इंप्रूव तो करी है, मगर साउथ अफ्रीका बिल्कुल कमाल की क्रिकेट खेल रही है। उनकी बैटिंग में अगर देखें तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। ड्यूसन देखें किस तरह से वो आके सेंचुरी करते हैं मिडिल में आके, और टॉप ऑर्डर वही मेन आपका 50 ओवर्स गेम में होता है कि मैच को लेकर चले एग्जीक्यूट करे। उसके बाद डीकॉक कमाल की इनिंग, 4 सेंचुरियाँ कर चुके अपने कैरियर में और वर्ल्ड कप में भी, और नो डाउट। फिर इनके पास बॉलिंग में अगर देखें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी आ गई है। फिर टीम वर्क इनका फील्डिंग में देखें, लास्ट टाइम पाकिस्तान की फिर टेल अगर देखें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टेल खेल रही थी वो भी आउटस्टैंडिंग, आउट ही नहीं हो रहे थे। फास्टेस्ट बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलर्स ने, तो ओवरऑल फास्टेस्ट बॉलिंग की है लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप जब आया आरिस रऊफ ने एक ही ओवर करा, दोनों को आउट कर दिया। चलो एम्पायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन मैं भी कहता हूं कि उस मैच में अगर शाहीन शाह अफरीदी के 2 ओवर ज़ाया ना करवाते, उनको आउट, आप किस लिए आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करा रहे हो? विकेट टू विकेट पैड पे मारो जो अपनी, मेरा ख्याल है वो मैच तो टोटली सेंसलेस कैप्टनसी की वजह से आ रहे हैं, वरना वो मैच हम बड़े आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन एक और बात, जिस तरह अफ्रीका का आप कह रहे हैं, अफ्रीका पैरल चेस में तो चोक हुई है ना, हमारे खिलाफ भी चोक हुई है, उससे पहले भी जो आ रही है वो चोक हुई है। तो अगर अफगानिस्तान टॉस जीत गया और बैटिंग करके उन्होंने 300 लगा दिए, फिर मैं फिर चोक हो जाना है, फिर चोक हो जाना है उन्होंने, नेवर नो। मगर फिर भी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है कि मिलर किलर देखें अगर आते हैं हेड पे तो वो भी बीच में रन कर देते हैं लेके। तो कहीं ना कहीं जो देख रहा है कि बड़ी पिछले पास में अगर देखा है हमने साउथ अफ्रीका के साथ क्या हैपेंड्स हुए हैं, बेचारे कहाँ जाके हार के वो बीच में से बाहर हुए हैं, और कितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे उनकी टीम में उस दौर में। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में आप देखें तो तब्रेश को खिलाते हैं, उसके बाद में महाराज जो है उनको खिला देते हैं बीच में, वो भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बॉल को स्पिन कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल देखें कहने की टफ मैच है, और फिर उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टीम लग रही है इस वर्ल्ड कप में। ठीक, मुझे लग रहा है कि शाकिर ये एक और बात मुझे ज़िमरन याद आ गई कि जब भी कोई मैन ऑफ द मैच आता है, या फिर कप्तान शहीदी ने भी आज बात की, रेफ्यूजीज़ की वीडियोस आ रही हैं, हम उनकी वीडियोस देख के बड़े नाखुश हैं। हालांकि यहाँ से जब पेशावर से वीडियोस आती हैं तो बड़े खुश जा रहे होते हैं, सिर्फ अपनी यादें शेयर करते हैं, कुछ अच्छी यादों के साथ जा रहे हैं, कुछ बुरी यादों के साथ जा रहे हैं। ये मुद्दा इंडिया में अगर उठाना है उन्होंने, तो इससे बेहतर नहीं है कि अगर उनको इतना इंडिया से प्यार है तो फिर इंडिया वाले भी उनको बुला लें यार। इंडिया में भी उनके डॉक्यूमेंटेशन पे समथिंग लाइक दैट पाबंदी लगी हुई वहाँ पे, लेकिन बात वो जाके सब हमारे पे ही फेंकते हैं। देखिए मेरा ख्याल है ये नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, खास करके अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को नहीं फैलानी चाहिए, इसलिए कि अफगानिस्तान की जो भी क्रिकेट है वो पाकिस्तान की मरहून मन्नत है। वो अगर हिजरत करके पाकिस्तान ना आते, यहाँ पैदा ना होते, अक्सर तो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ क्रिकेट खेली, फिर यहाँ से उनके अंदर क्रिकेट का जुनून, वरना अफगानिस्तान की कभी भी माजी में क्रिकेट उनका खेल नहीं रहा। वो यहाँ से सीखे, हमारे कोचेज़ ने जाके उनको सिखाया, फिर हमने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में उनको जो है वो मौके दिए, यहाँ खेले, यहाँ ट्रेनिंग हुई। फिर दुबई में क्रिकेट काफ़ी खेले हैं, वहाँ पर जहाँ पूरे साल क्रिकेट होती है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जहाँ उनकी ओवरऑल हमने 40 लाख से ज्यादा लोगों को होस्ट किया, यहाँ वहाँ क्रिकेट को भी उनकी जो बुनियाद है अफगान क्रिकेट की, वो पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है इस क्रिकेट के फॉर्म को, और मेरा ख्याल है हमको ज्यादती नहीं करे उन अफगान के साथ जो गैर कानूनी पाकिस्तान में रहते हैं उनको भेजना। ये दुनिया का कोई भी मुल्क है, आप इंडिया में गैर कानूनी भेज के दिखाए ना, आप बहुत सारे दुनिया में हमने देखा है अमेरिका और यूके और जर्मनी वगैरह से भी कुछ आवाज़ें ऐसी उठी हैं कि पाकिस्तान थोड़ा हाथ खोला रखे, तो वो एक बंदे को वहाँ नहीं रहने देते। तो हम तो 40 लाख 50 लाख लोगों को पिछले 20-30 साल से यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी रही है हमारी। और अफगान जो लोग आए हैं यहाँ, कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, ओवरऑल अफगान बहुत पॉजिटिव रहे। तो मैं इसकी ये तो खैर उनका अपना हक है, जो उनके लिए एक इंटरनेशनल फोरम उनको मिला हुआ है। शायद कोई डिस्टर्ब भी हो, कुछ बहुत लोग उनके जा रहे हों, वो उनको लोग फोर्स भी करते हों, कॉलम भी करते हों यार ये इशू उठाएं, तो इसलिए उठा रहे हैं। लेकिन ICC वर्ल्ड कप एक ऐसा फोरम नहीं है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को इस तरह करना चाहिए। उन प्लेयर्स को जिनकी वो अगर अपने रेफ्यूजीज की बात करते हैं, तो अगर रिजवान या शादाब कल मैन ऑफ द मैच आके गजा के लिए बात करते तो फिर तो इंडिया फिर कोराम बचा देगा। पर मैं कहता हूं कि यार क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इसको इन पॉलिटिकल इशू से नारे लगाते हैं। जब आप देखें तो गजा के इशू पे अगर कोई बात करता है तो मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल इशू नहीं है। गजा में आप वाशिंगटन के अंदर उनके, लेकिन यहाँ पे भी उनका ये है मानना है कि रेफ्यूजीज के बारे में बात करना पॉलिटिकल इशू नहीं है, यहाँ पे तो उनका मानना है। लेकिन जब गजा के बारे अगर ICC का ये, मैं किसी के इज़ारे राय की आज़ादी का हक में, कोई भी बात करना चाहता है वो करे, लेकिन कंट्रोवर्शियल बात ना करे। रैलियां तो बहुत निकली हैं, इंडिया में भी निकली हैं गजा के। कंट्रोवर्शियल बात क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे, स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन गजा का इशू दुनिया के तमाम क्राइसिस से एक डिफरेंट इशू है। वहाँ मासूम बच्चे बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, वहाँ ख्वातीन, वहाँ बुजुर्ग, जवान, मतलब इतनी इस दौर में इतनी फेयरलेस और इतनी मतलब
खौफनाक बम्बार्टमेंट एक इंसानी आबादी पे, ये तो मतलब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। योर टेक ऑन रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ हशमतुल्लाह शहीदी। देखें अब ज़ाहिर बात है हशमतुल्लाह शहीदी जो है उन्होंने कहा ये चीज़ें जिस तरह अफगानिस्तान की जिक्र कर रहे हैं आपके यहाँ लोग, जिस तरह उन्होंने कहा जी कि पनाह गुज़ीर जो पाकिस्तान में यहाँ से जा रहे हैं, डिफिकल्टीज का सामना है, समथिंग लाइक हाँ दुनिया में जाते हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, मगर वहाँ की कंट्रीज इस तरह से नहीं निकालती हैं जिस तरह से बिहेवियर किया जा रहा है। ओवरऑल देखें तो एज ए ह्यूमन भी रह रहा है, बिल्कुल इंसानी जो एक अलमिया है वो पूरी दुनिया में हो रहा है, जहाँ पर गज़ा में और डिफरेंट जगहों चीज़ों पर जो है लोग कुछ क्राइसिस आए में कंट्रीज़ में तो वहाँ से जाके दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, मगर ये राइट्स बनता है हर इंसान का। और लेकिन यहाँ पे भी अगर डॉक्यूमेंटेशन वो करवा ले तो रह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करवा लें तो आप रह सकते हैं, लेकिन किसी कानूनी को जिसके पास कानूनी दस्तावेज है, जिसका वीजा है, यहाँ के रिहाइश का परमिट है, किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जो है उनका एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे अगवान को या दुनिया का किसी भी मुल्क का, ये सिर्फ एक और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ऑपरेशन है ये सिर्फ अगवान रेफ्यूजीज या अगवान पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान में बहुत सारे गैर मुल्की अफ्रीकन बहुत सारे हैं जो इलीगल रह रहे हैं, सबको किया जा रहा है। अगवान इशू इसलिए बन गया कि उनकी तादाद ज़्यादा है, और मेरा ख्याल है ये एक बड़ा एक अच्छा हम इस मजबूर हो गए थे कि इस तरह के कुछ अनडॉक्यूमेंटेड क्राइम हो रहे थे, क्राइम हो रहे हैं, उसका हमारे पास डाटा नहीं है ना उसको पकड़ सकते, जब पकड़ते तो पता चलता था ये तो अगवान इलीगल है, वो इसी आड़ में वो क्राइम भी कर रहे थे, और अगर 100 लोग अच्छे हैं तो उनमें 1-2 थे वो ख़राब करके बाकियों को ख़राब कर रहे थे। तो ये स्टेप सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि वो अगवान जो यहाँ रह रहे हैं, लीगल रह रहे हैं, अमन से रह रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम वो लोग पैदा कर रहे थे जो इलीगल यहाँ रह रहे थे। और गवर्नमेंट देखेगी चीजों को सॉफ्टली देखिए, अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात हुई और फिर स्टेटमेंट जो शहीदी का था उसके हवाले से भी बात हुई। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से। बेंगलोर से खबरें अच्छी नहीं है। बेंगलोर से खबरें ये है कि वहां पर बारिश हो रही थी दिन के वक्त। न्यूजीलैंड की टीम का जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो बारिश के वहां पर पहले आसार नजर आ रहे थे जब पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद बारिश खूब बरसी है। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके बाद बारिश थमी भी है। बेंगलोर कल जो है पाकिस्तान का मुकाबला, आप सोए ना रहिएगा, कल पाकिस्तान का मुकाबला सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। सो सुबह 7:30-8 बजे आपने उठना है, फिर आपने नाश्ता वगैरह करना है, फिर उसके बाद 10 बजे आपने मैच को एंजॉय करना है। लेकिन क्या मैच पूरा हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। अगर मैच पूरा ना हुआ तो इसका अल्टीमेटली मुझे फायदा जो है वो न्यूजीलैंड को होता हुआ नजर आ रहा है। वो मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ भी बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पैनल से पूछते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, सर कल किस तरह देख रहे हैं? जो सेकंड टियर की टीम्स थी उनको पाकिस्तान हराने में कामयाब हुआ। व्हेन वी टॉक अबाउट नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनको तो पाकिस्तान ने बआसानी हरा दिया। लेकिन पाकिस्तान जब अफ्रीका के सामने आया, ऑस्ट्रेलिया के सामने आया, इमेच्योरिटी नजर आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। क्या कल वो इमेच्योरिटी हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ नजर आएगी या फिर हम न्यूजीलैंड को मारकर अपनी होप्स को बरकरार रख सकेंगे? देखिए न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, न्यूजीलैंड 92 में भी सारे मैच जीत के सेमीफाइनल में हमारे सामने आई थी, और ऑकलैंड में शायद जाके सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड ने खूब वहाँ। तो उसके बाद से एक लेगेसी चल रही है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को मतलब हरा जाता है। लेकिन इस वक्त पोजीशन जो पाकिस्तान का पॉजिटिविटी है वो ये है कि न्यूजीलैंड बैक टू बैक शिकस्त, उसको मतलब शुरू में उसकी विक्ट्रीज हैं लेकिन अभी बैक टू बैक वो आ रहा है शिकस्तों से। उसके साथ साथ उसके मेन 2-3 प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, तो इंजरी उनका बहुत बड़ा सेटबैक है। उनको एक फास्ट बॉलर जिसने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्म भी किया था, 11 विकेट ली थी टेस्ट में, जिसको अभी फ्लाई बैक किया उसने आया और वो शामिल होगा। तो एक तो इंजरीज हैं, फिर कैप्टन भी मुझे नहीं लगता विलियमसन कल खेलेंगे। तो ये एक पाकिस्तान की पॉजिटिविटी है। और पाकिस्तान की ये पॉजिटिविटी भी है कि पाकिस्तान शिकस्तों के बाद एक बांग्लादेश से एक आपको मिली है एक विनिंग, तो थोड़ा सा आपको दोबारा से जोश जज्बा जान आई है, वरना आप बिल्कुल ही वो बुरा हाल था पाकिस्तान का जो बैक टू बैक जो उनकी थी डिफीट्स। तो मैं समझता हूँ कल के मैच में एक पहला मैच है पाकिस्तान दिन के टाइम खेलेगा, फिर ऊपर से मैच से पहले क्रिकेट और बारिश का एक मैच है, वो कौन जीता वो जीतेगा, क्रिकेट तो फिर क्रिकेट होगी। तो इस सारी कंडीशन में मुझे जो अपना लग रहा है, जो हमने बेंगलोर में देखा है कि 350 वाली विकेट रही है, जितने भी मैचेस बने हाई स्कोरिंग विकेट रही है, तो यहाँ बॉलर्स के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हाँ ओवरकास्ट कंडीशन को बारिश वगैरह हो जाती है तो ये सीमर्स को कुछ हेल्प हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, और मैं इसमें सजेस्ट करूँगा प्ले 11 को कि आपको, क्योंकि इसमें आपने सामने ये रखना है कि हमने स्कोर करना है या स्कोर बड़ा बोर्ड पे लगाना है या बड़े स्कोर को चेस करना होगा कल। तो उसके लिए टीम में मैं अगर शादाब खान फिट है तो उन्हें वापस लाया जाए, क्योंकि
स्पिनर तो कोई भी अच्छी बॉल ना, उसामा मीर अच्छी कर रहा है बॉल, वो एक आपने अगर इब्रार का सुनने में आ रहा था मेरे ख्याल में, स्पिन का अगर इब्रार का तब सुनने में आया कि आप पहले टेक्निकल कमेटी को, टूर्नामेंट कमेटी को लिखेंगे ये उसके हमारा, बाद। इसको हमने निकाल दिया। ऑलरेडी 2-3 प्लेयरों का लिख चुके हैं, अभी तक नहीं लिखा, अभी तक नहीं लिखा। अभी तक नहीं लिखा लेकिन अब नहीं हो सकता, शायद कोई इसलिए लिखा हो क्योंकि पीसीबी के मीडिया मैनेजर भी बदले हैं जो टीम नहीं, के हाँ, साथ हैं। अब नहीं लिखा है शायद मेरे लिखा हो, ख्याल खबर लिखा हो तो खबर आ जाती नहीं, ये खबर तो लीक होने वाली, इतनी कोई सेंसिटिव खबर तो नहीं है। लिखा है तो आप अबरार को लाना चाहते हैं, लेकिन शादाब की जगह अबरार को मैं नहीं लगा। आज हमने कुछ वीडियोस देखी थी कि शादाब शायद कर रहे हैं ट्रेनिंग, अगर शादाब फिट है तो मैं उनकी बॉलिंग के लिए नहीं, मैं उन्हें बैटर या मतलब बैटिंग में जो उनकी इनपुट रही है वो बॉलिंग में फॉर्म में नहीं है, लेकिन बैटिंग में फॉर्म में 30-40-50 टूर्नामेंट वो कर रहे हैं। और अगर आपने बड़ा टोटल लगाना है तब भी शादाब की जरूरत है, बड़े टोटल को चेस करने जाना है तब भी शादाब की सूरत में स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन आपके जो स्पिनर हैं, शादाब भी वैसी बॉलिंग कर रहा है, उसामा मीर भी वैसी बॉलिंग कर रहा है जैसी, उनसे तो बेहतर जो पार्ट टाइम स्पिनर है इफ्तिखार, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आगा की सूरत में आप वक्त जरूरत आप साउथ शकील से भी बॉलिंग करा सकते हैं। साउथ शकील भी जो है वो अभी तक नहीं कराई है, नहीं कराया लेकिन बॉलिंग कर सकता है, मतलब आप चले फ्यू ओवर्स ना, कपल ऑफ ओवर्स आप उससे करा सकते हैं। सर कैप्टन काफी डिफेंसिव है, आप इसमें जिस तरह आपने सबके ऑप्शन दे दिए, कैप्टन जो है बहुत डिफेंसिव है। वो पहले जाके अभी 3 चेंजेस किए हैं, मुश्किल से फखर तमान को खिलाया, फिर सलमान अली आगा को खिलाया है। डिफेंसिव से काम नहीं चलेगा ना। आप अफगानिस्तान की मैंने अभी मिसाल दी कि नूर को खिलाते हैं, जरूरत होती है नूर को वापस बिठा देते हैं, परफॉर्मर को बिठा देते हैं। वो टीम को देखते हैं, टीम को देखते हैं, देखनी है आपको, कंडीशन देखनी है, विकेट देखनी है और उस पर फैसले करना है। और ये अच्छा कर रहे हैं। पहले हम तो देखते थे 24 घंटे पहले टीम अनाउंस हो जाती, अब कम से कम मैच 48 थोड़ा कम कर चलो दिया। मैच पे करते हैं, ये कॉन्फिडेंस तो उनका कहीं गया ना जो नुकसान करके गया। तो अब मैच डे पे देखें जो आपकी कंडीशन है, बारिश की सूरत में अगर सिमर एक्स्ट्रा लाना है तो लें, नहीं तो मैं समझता हूं कि एक ही सिमर के साथ जाएं और ये शादाब मेरे ख्याल एक्स्ट्रा सीमर आ रहा है, खबरें यही है कि हसन अली को भी लाया जाएगा इंस्टेड ऑफ उसामा मीर। और अगर शादाब फिट हो जाते हैं तो शायद उनको आगा की जगह फिर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि 4 सीमर्स और 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। मुझे अभी तक जो देखिए मैच तो डू एंड डाई है हुसैन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतनी टीमें पॉइंट्स, अगर इंडिया के फिर वही 14 पॉइंट्स, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जितनी भी हैं टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया को देख लें अगर, तो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे टीम है। 6 नंबर पोजीशन पे पाकिस्तान की पोजीशन है। अब डू एंड डाई वाले मैचेस हैं आपके पास। फिर अभी रिपोर्ट ताज़ा तरीन यही है कि बेंगलोर में बारिश हो रही है, और अगर बारिश हो गई है तो आपको पता है उसके बाद 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, और 1-1 पॉइंट से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से डिबेट हो रही है वही इफ़ एंड बट, अगर मगर जो है सिलसिला सारा ख़त्म हो जाएगा। वो अगर फिर DRS पे अगर आ गया, DL मेथड पे अगर आ गया, उस पर आपको कैलकुलेशन दी जाएगी, इतने ओवर्स में इतने रन्स करने, पहले बैटिंग है या फिर बॉलिंग है, उसमें करना पड़ेगा। मगर ओवरऑल देखिए मुश्किलात हो सकती हैं, मगर 1-1 पॉइंट्स मिलेगा। मगर आपको मैच थ्रू आउट जीतना है, अच्छा ये और इम्पोर्टेंट मैच है ये। 5 या 4 प्लेयर देखें अगर न्यूजीलैंड के तो अनफिट हुए हैं, एक एडवांटेज हो सकता है। ट्रेंट बॉल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट टूर्नामेंट। टिम सूडी हैं, वो भी बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, नो डाउट। सैनिटर, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल सूदी की जगह शायद सऊदी की जगह सूदी आपको नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सूदी भी नहीं खेले थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, ख्याल में कोई मैच नहीं खेले वो। पाकिस्तान सैनिटर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया हमारे अगेंस्ट स्पेशली। जिस तरह से हम हमारे बैटर्स स्वीपे मारते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर वो पैडों पे खा लेते हैं या स्वीपे मार लेते हैं, तो इसलिए स्पिनर्स जो हैं वो महाराज हो गया या कुलदीप हो गया, उनको अगेंस्ट खिलाते हैं ताकि बॉल को अटैम्प्ट करें, स्पिन को अटैम्प्ट करें। अगेन वही बारिश अगर होगी तो अगर मगर होगा, मगर टीम वही खिलाएं जो लास्ट फाइट करती हुई आ रही थी। टीम साउथ अफ्रीका की टीम अगेंस्ट जो खेले थे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एक जल नजर आ रही थी टीम। तो बाबर आजम की कैप्टनसी अगेन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। फिर उसके बाद हसन अली को अगर खिलाया तो उन्होंने भी 4 आउट किए थे एक मैच में। और ओवरऑल देखें तो वसीम जूनियर का बड़ा इंप्रेसिव है कि फास्ट बॉलिंग में थोड़ी खला कल अगर ओवरकास्ट कंडीशन हो तो वसीम ज्यादा इंप्रेसिव कंपेयर टू शाकिर। मेरी बात सुनिए, जिस तरह आपने देखा कि नूर को एक मैच में लाया गया, नूर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, फिर फजल फारूकी को लाया गया। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो एक मैच में शमसी खेले और फिर आउट ऑफ नोवेयर शमसी को बैठा दिया गया, रबादा को लाया गया। पाकिस्तान इस प्लानिंग के साथ क्यों नहीं जाता? डिफरेंट टीम्स के साथ आप डिफरेंट प्लानिंग करें ताकि जो आपके आउट ऑफ फॉर्म बॉलर हैं उनको भी उस टीम के खिलाफ आसानी हो। जो टीम फास्ट बॉलर्स पे फंस रही है या जो टीम किसी स्पिनर पे फंस रही है, उस तरह की प्लानिंग तो हमें करनी चाहिए। देखिए यही तो सबसे बड़ा हमारी कमजोरी है कि ये डिसीजन बहरहाल कैप्टन को लेने होते हैं, और कैप्टन की सोच और अप्रोच इतनी, या तो उसको गेम अवेयरनेस नहीं है, वो सिचुएशन नहीं रीड करता, उसका काम है बस मतलब इवन ग्राउंड में भी जाके उसकी बॉलिंग चेंज, उसकी फील्डिंग प्लेसिंग उससे बहुत अच्छी है। जो अफ्रीकन कैप्टन है, मुझे उस दिन बड़ा याद आ रहा है जब उसने ट्रैप करके हमारे ओपनर इमामुल हक को, जी हाँ, थर्ड मैन पे स्क्वायर लेग पे था, स्क्वायर लेग पे शायद, उसमें ये उसकी फाइन प्लानिंग लग रही थी। मुझे पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसा प्लान नजर नहीं आया बाबर की तरफ से कि किसी को ट्रैप करके। देखें कैप्टन वो होता है जो अपोनेंट की खूबियां और खामियों से भी वाकिफ, वो उसकी क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, उसके मुताबिक अपने बॉलर को प्लान दे, उस प्लान के मुताबिक फील्डिंग दे, उसको ट्रैप करके आउट करे। ये तो ग्राउंड के अंदर की पोजीशन है। अब जब आप किसी टीम के खिलाफ जा रहे हैं तो आपके स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहे हैं, वो क्या आपको स्टैट्स दे रहे हैं, किसके खिलाफ क्या,
मतलब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर ही नहीं आ रही। वो टीम में एक टोटलिटी होती है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है वो उस तरह काम करें, वो रिजल्ट दें। स्टैट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स को भी देखना पड़ता है। और आपके मद्दे मुकाबल जो टीम आ रही है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के तहत आपको किसी भी स्टार प्लेयर को इन और आउट भी करना पड़ता है। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, नूर की भी मिसाल दी, आपने शमसी की मिसाल दी। बवक्त ज़रूरत जिनको जिस टीम के खिलाफ उनको जो कम्बिनेशन चाहिए वो लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं नजर आया। तो मैं समझता हूँ कि कल के मैच में बिल्कुल कंडीशन को देखते हुए अगर फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, देखते हैं ओवरकास्ट कंडीशन है, सीमर को ज़रूरत है, बिल्कुल हसन अली को लेके आए, जिसको मर्जी बिठा लें। लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं कहूँगा क्योंकि इज़ अ बैटिंग स्कोर टोटल जो है एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो फिर शादाब अगर फिट है तो उनकी टीम में मौजूदगी एज एक स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे लोअर ऑर्डर पे। असल में न्यूजीलैंड की टीम का अगर जायजा लिया जाए, वो भी बहुत ही अच्छा आगाज किया उन्होंने टूर्नामेंट का। फिर अभी वेवर्ड हो रहे हैं, 3 मुकाबले हार के आ रहे हैं। पाकिस्तान पहले अच्छा आगाज किया, फिर 4 मैच हारी, फिर 1 मैच जीत के आ रही है। आखिरी मैच जो हारी थी वो भी 1 विकेट से हारी थी। सो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो किस टीम को ज्यादा एज होगा और कौन सी टीम आपको ज्यादा स्ट्रांग लग रही है? यार पाकिस्तान अभी स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि लास्ट स्टैंड में जिस तरह खेले हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहाँ पर एक जल होने का नजर आया कि 7वें 8वें मैच में बड़ा कॉम्पैक्ट नजर आई थी टीम। कैप्टनसी बड़ी तेज हो रही थी, दिलेरी से कैप्टनसी कर रहे थे, बट डिसीजन फिर जो फ़खर जमान का डिसीजन लिया है, वापस कम बैक करके आए, उन्होंने एक स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया है, जहाँ से पाकिस्तान टीम का रन रेट जो है वो बेहतर हुआ है। और ओवरऑल अगर देखें तो कैप्टनसी भी दारोमदार है सारा। और फिर बांग्लादेश से आप जिस तरह जीते हैं, आउटस्टैंडिंग मैच जीते हैं, बिल्कुल वन साइड मैच जीते हैं, अच्छी इनिंग्स खेली फ़खर जमान ने। और फिर बॉलिंग में अगर देखें वसीम जूनियर है, एक कॉम्पैक्ट टीम नज़र आ रही है। जितना जो ये डिबेट चल रही थी कंपनीज के हवाले से, चेयरमैन के हवाले से, वो सारी दूरियां जो हैं वो दूर होती जा रही हैं। सारी कंट्रोवर्सीज को बिठा दिया। जब जीत जो खेलने से होती हैं, जब आप खेलेंगे परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, एक टीम अगर हार जीत तो होती है। जब आप अच्छा खेलेंगे तो आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, फाइट करें ना, हारेंगे तो लोग आप जब अच्छा खेलेंगे पैसों की डिमांड भी करेंगे, चीजों की भी डिमांड करेंगे। सरोगेट कंपनीज आपके खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। आप जब अच्छा खेलेंगे तो चेयरमैन भी आपकी कॉल उठाएंगे। आप जब अच्छा खेलेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे, टाइमली मिलेंगे, और कौम भी आपके साथ खड़ी होगी। स्पॉन्सर भी मिलेंगे आपको, जो आप स्पॉन्सरशिप है वो भी मिलेगी आपको, और सारी चीजें मिलेगी खेलने से। मैं आई एम नॉट फैन ऑफ ज़का अशरफ, लेकिन चेयरमैन के हवाले से जो उनका मैं समझता हूँ उनके साथ ज्यादती हो रही है। देखें, हमने देखा है कि यहाँ चेयरमैन इतना इन्वॉल्वमेंट होती थी टीम सिलेक्शंस में, फोन आते थे, ऊपर के फोन, इधर के फोन। हफीज बता रहा है जो कमेटी में था, उसने कहा कि चेयरमैन ने कहा तुसी जाना थोड़ा कम जाना है। मुझे क्रिकेट की सिलेक्शन की समझ नहीं है। उसने दस्तयाब बेहतरीन लोग लिए, मतलब इंजमामुल हक को लिया, बाबर के साथ बिठाया, और आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करें। ये क्रेडिट चेयरमैन को देना चाहिए कि उसने कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। आप क्रिकेटर्स जो और जिन्होंने अपनी मर्जी के हवाले, तो फिर ब्लेम भी उन पे जाता है। बिल्कुल उनके जाता है। टीम की शिकस्त का कोई जिम्मेदार ज़का अशरफ देखिए, रैंकिंग को आप वनडे में इसका जिम्मेदार है जो कंट्रोवर्सीज ने पैदा किया है। प्रेस रिलीज नहीं आनी चाहिए थी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट नहीं जाना चाहिए था। जो चीजें ज़का अशरफ की गलत हैं वो गलत हैं, लेकिन जो टीम परफॉर्मेंस है उसका ज़का अशरफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़का अशरफ ने कैप्टन को, चीफ सिलेक्टर को पूरी आजादी दी। चीफ सिलेक्टर अब जो एंड ऑफ द डे कैप्टन चलाता है भाग्यों में, ये उसकी नहीं, एंड ऑफ द डे कैप्टन ही टीम चलाता है, उस पे दारोमदार है। यही वो कैप्टन है जो 4 साल से पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही है। और वो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी दे, नो डाउट इंडिया में प्रेशर बड़े इवेंट से पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उसको एतमाद दे रहा है, यार तुम अपनी टीम लेके जाओ, तुम अपनी मर्जी से लेके जाओ, हमें रिजल्ट दो। जब अब रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप जिम्मेदारी कबूल करें, उसका मलबा जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पर ना डालें। देखिए, इंग्लैंड ने भी की ना, इंग्लैंड के कैप्टन थे जोस बटलर ने भी की, उन्होंने बोला कि हम गलत थे। फ़खर जमान के हवाले से बताइएगा, पिछले मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, क्या इस मैच में फ़खर जमान उसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि ऊपर से अगर बल्लेबाज चलेंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर भी चलता है। हमने देखा है कि ओपनर्स नहीं चलते तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। देखिए, एक तो ये है कि बॉलिंग का बड़ा डिफरेंस है, बॉलिंग का फर्क होगा, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो उनका स्लॉट 2 स्लॉट है उनके, या तो फिर वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल होती है, स्लैश करके ऊपर मारते हैं पॉइंट के ऊपर थर्ड मैन से, या फिर एक मिड विकेट पे शॉट है। ये 2 शॉट है। प्लेसमेंट उनको आती नहीं है, सिंगल या डबल निकालना आता नहीं है उनको। अगर 2 बॉलें डॉट हो जाती हैं तो अगले बॉल पर उन्हें हिट ट्राई करनी होती है, लंबा आगे शूट नहीं करते। जब उनका मिडिल शॉट हो जाता है तो उसके बाद वो कंटिन्यू शॉट खेलने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर बैटर्स का चांस होता है आउट होने का मेरे बार। इसलिए अगर थोड़ा सा इनिंग को लेकर चलें तो मेरे ख्याल में लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। मगर सऊद शकील एक ऐसे प्लेयर हैं जो मेन पॉइंट, रनिंग पॉइंट होता है 22-23 ओवर में जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, वो उनके पास एक ऐसा पोटेंशियल है कि वो मैच को लेकर चलते हैं। इसके बाद रिजवान जो है वो आउटस्टैंडिंग है, रन्स को चलाते हैं, उनके पास ग्राउंड में खेलने के लिए सारे शॉट हैं, कवर भी खेलते हैं, बैकफुट पे भी, स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर पे देखेंगे अटैम्प करके ऑफ स्टंप आते हैं, लेग स्टंप पे ज़्यादा खेलते हैं, 70% लेग स्टंप पे बॉल को खेलते हैं वो। तो ओवरऑल अगर फ़खर जमान थोड़ा सा नए बॉल को स्ट्राइक रोटेट नॉर्मली तरीके से करें, स्लैश ज़्यादा ना मारें, तो लंबे रन्स कर सकते हैं। ओवरऑल देखेंगे शुरू में आना वो कहते हैं कि बस एक पॉइंट पे छक्का मार दूं, एक मिड विकेट पे छक्का मार दूं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी ऐसी मिस्टेक आप करेंगे फिर दोबारा बाहर हो जाएंगे। इसलिए प्रीवियस भी देखें आप, 4 इनिंग इनकी खराब हुई थी, जहां जब वो आउट हुए स्लैश खेलते हुए आउट हैं। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन में वो होता है कि दोबारा अपनी फॉर्म को वापस लेके आने के लिए प्लेसमेंट करे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, टाइमर ऑफ द बॉल,
क्रिकेट में ये होता है कि टाइम आप बॉल करेंगे, गैप्स में खेलेंगे, ग्राउंड शॉट खेलेंगे, उसके बाद फिर आप शॉट खेलते हैं। वो फ़खर जमान में क्वालिटी नहीं है। और ओवरऑल देखें तो फिर यही है कि अगर पार्टनरशिप अच्छी लगेगी पाकिस्तान की तो रन अच्छे होंगे, मगर अदरवाइज न्यूजीलैंड की जो बॉलर्स हैं वो अटैक करते हैं। शाकिब, जिस तरह का कोलैप्स हमने देखा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड बहुत ही कोलैप्स कर गई थी। अगर इस तरह का रन पाकिस्तान बोर्ड पे लगा ले, क्योंकि पाकिस्तान को 83 रन से जीतना है उनके नेट रन रेट को बराबर करने के लिए। अगर पाकिस्तान दूसरी बैटिंग करता है तो 35 ओवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को अब पाकिस्तान ने किस तरह दबाना है, क्योंकि उसको अगर अप हो गए वो तो वो चेज भी कर सकते हैं, लेकिन उनको उसी सिचुएशन पे किस तरह मारना होगा। बिल्कुल, ये सिचुएशन में इसी में बात करना चाह रहा था कि हमें उन्हें एक तो बड़े मार्जिन से हराना है या उनका टारगेट जो है 35 में चेज करना है। तो उसके लिए फ़खर जमान की इनिंग्स ही जो है वो वाइटल होगी। उसके लिए फ़खर जमान को अपनी नेचुरल इजी हिट नहीं लगेगी। वो बांग्लादेश की बॉलिंग थी, न्यूजीलैंड की बॉलिंग है, नेचुरल अपनी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, तभी हम जो है वो बड़ा स्कोर सेट करेंगे या बड़ा जल्दी टारगेट अचीव करेंगे। अब्दुल्ला को बरलवान एंकर का रोल प्ले करेंगे, उसके पास इज अ वन ऑफ द बेस्ट बैटर अवेलेबल है। मैं अक्सर एक दफा कन्वर्जन करनी चाहिए उनको। प्रोग्राम में मैं ये कह के गया था कि अब्दुल्ला जब खेलना शुरू करेगा तो लोग बाबर आजम को भूल जाएंगे, और अब्दुल्ला में वो टैलेंट है। आपने भी ये बात कही थी, जवाद ज़ारफ साहब ने भी कही थी, और जवाद ने तो ये भी कहा था कि ये रोहित शर्मा टाइप प्लेयर हैं। मतलब ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन जिसके पास जब चाहे वो गेयर बदल ले, जिस ग्राउंड के जिस कोने में जो शॉट खेलना चाहे वो खेल सकता है। वो इतना कम्पैक्ट बैट्समैन है, उसको कल जो है वो अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा और फ़खर जमान को अपनी नेचुरल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, बम्बार्टमेंट करनी पड़ेगी शुरू से। या तो हमें बहुत बड़ा टारगेट लगाना है या बहुत जल्दी चेस करना है, तो उसके लिए फ़खर की जो इनिंग्स है 60 70 80 रन की, और दो शॉट जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग, आपको पता है वो ऑन खेलते हैं, उसको स्लॉट में मिलेगा तो उधर मारेगा। तो अगर ट्रैप हो गया तो 205 रन हमने 31 ओवर्स में बनाए थे। मतलब अगर 250-300 रन वो बना गए तो फिर 35 ओवर्स में पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे हसन भाई। और शॉर्टली मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम का वक्त वैसे भी एंड चल रहा है, कौन सा प्लेयर है पाकिस्तान की जानिब से जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा कल? कल मैंने 2 प्लेयर तो बता दिए, एक प्लेयर कह लेते हैं रिजवान जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। रिजवान अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि बॉलर अच्छे बॉलिंग करते हैं। अगर जितने भी हु विल विन? पाकिस्तान विन करेगा डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट मैच में बड़ा स्ट्रेंथ से खेले हैं। उससे लास्ट मैच आर यू श्योर अबाउट दैट? बिल्कुल श्योर पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। यकीनन पाकिस्तान जीतेगा। उसकी 2 वजूहत हैं, एक तो पाकिस्तान विक्ट्री के साथ जा रहा है, न्यूजीलैंड बैक टू बैक शिकस्तों के बाद, दूसरा उसको इंजरी ने उनकी कमर तोड़ दी है, तो ये पाकिस्तान के लिए 2 प्लस पॉइंट है। बारिश वैसे पाकिस्तान के मैच में अक्सर ये तंग करती है, लेकिन बारिश काफी दफा टल भी गया। बारिश होगी तो मैच छोटा हो जाएगा, और छोटा हुआ मैच तब भी पाकिस्तान का फायदा। और मैं समझता हूँ कि कल ऊपर से फ़खर और फिर मिड से जाके इफ्तिखार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने सवाल किया था कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और मलिक अहमद रजा इनका ताल्लुक कलर कहार से है। आपने फोरकास्ट की जानिब से एबीएन न्यूज़ और डेली साफ की जानिब से गिफ्ट टेम्पर आपको मौसूल हो जाएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल का मैन ऑफ द मैच कौन होगा वो भी आप हमें एबीएन न्यूज़ पे और डेली साफ पे बता सकते हैं, और फोरकास्ट की जानिब से आपको भी गिफ्ट टेम्पर आपके घर में पहुंचाया जाएगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।